चालाक बहू का घोटाला। सुमित्रा जी, चाय बनी कि नहीं भाई? ये लो तुम्हारी चाय। क्या बात है सुमित्रा जी, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? देखो जी, अब मुझसे ये घर के काम नहीं होते। अरे 55 की हो गई हूँ मैं, फिर भी रोज मुझे ही रोटियां पकानी पड़ती हैं। अब बस मैं अपने बेटे रणवीर की शादी करूंगी। सुमित्रा देवी बिना किसी देरी के पंडित जी को घर बुलाती है। लीजिए सुमित्रा जी, आ गया। लड़कियों की फोटो साथ लाया हूँ, देख लीजिए। पंडित जी, ये सारी लड़कियां तो मॉडर्न हैं। मुझे अपने बेटे के लिए गांव की कोई देसी टाइप की लड़की चाहिए। ये सुनकर पंडित घर जोड़े राम सर खुजाते हुए कहते हैं, सुमित्रा बहन, आप दिल्ली की होकर गांव की लड़की को बहू क्यों बनाना चाहती हैं? आप नहीं समझेंगे पंडित जी, ये शहर की लड़कियां एक नंबर की चालू होती हैं, आते ही घर तोड़ देती हैं। इसलिए अब आप कोई भी तिगड़म लगाइए और मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू ढूंढिए। जी अच्छा। अगले दिन पंडित जी सुमित्रा को गुड्डन की तस्वीर दिखाते हैं। गुड्डन सुमित्रा को पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो उसे बहू बनाकर ससुराल में ले आती है। गुड्डन बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। वेलकम टू आवर दहिया फैमिली गुड्डन भाभी। रणवीर बेटा, बहू को कमरे में ले जा। लेट्स गो गुड्डन। गुड्डन अपने पति रणवीर के साथ कमरे में चली आती है। अगली सुबह बहू नहा धोकर किचन में आती है। आ गई गुड्डन बहू, ये खाने की लिस्ट है जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है। खाने की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर गुड्डन बेधड़क बोलती है, माँ जी, ये हमसे ना होगा। हम गुड्डन हैं, गुड्डन, हलवाई नहीं। देखो गुड्डन, मैं तुम्हें इसलिए इस घर की बहू बनाकर नहीं लाई कि तुम ना कहो। चुपचाप खाना बनाओ और हाँ, मुझे माँ जी नहीं मम्मी जी कहना। जी माँ जी, हमरा माने मम्मी जी। बेचारी गुड्डन कई घंटों तक गर्मी में पसीना बहाकर खाना बनाकर सभी को परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। यू आर राइट डैडी, दैट्स ग्रेट गुड्डन भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। सभी बहू के बनाए खाने की जमकर तारीफ करते हैं और सारा खाना खा जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हे सीता मैया, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कितने जन्मों के भूखे थे, इतना सारा खाना चट कर गए और मेरे लिए ये बर्तन घिसने को छोड़ दिया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बेचारी बहू एक सुबह से लेकर रात ढलने तक काम में लगी रहती। गुड्डन, जरा जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो। अरे बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। गुड्डन भाभी, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट कमरे में ले आइए। हाँ हाँ लाई। बेचारी बहू सभी का काम करते करते पूरी तरह से परेशान हो जाती है और चिढ़कर कहती है, बस बहुत हुआ। जिसे देखो गुड्डन 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 करता रहता है। जब से इस घर की बहू बनकर आए हैं बस बर्तन कपड़े घिस रहे हैं। ससुरा कोनो को हमारी फीलिंग की पड़ी ही नहीं है। कोई भी हिलकर एक ग्लास पानी पीने को राजी नहीं लागत है। ये गुड्डन को गधा समझ लिए हैं सबके सब। अब इनको लाइन पर कैसे लाना है हमको पता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, जिस पर काव्या कहती है, गुड्डन भाभी देखो ना, मौसम कितना अच्छा है, बाहर बारिश भी हो रही है। अगर आप पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बना लो, मजा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं ननद जी। बहू ननद की फरमाइश लिए किचन में आती है और बेसन में ढेर सारा पानी मिलाकर मुंह लटकाए हुए सास और ननद के पास आती है। क्या हुआ भाभी, आपने अभी तक पकौड़े नहीं बनाए? रसोई में बस मुट्ठी भर बेसन था, बस हम पकौड़े बनाने जा रहे थे मगर बेसन पतला पानी बन गया। अब उसके पकौड़े तो क्या, भजिया भी बनने से रहा। ऐसा बोलते हुए बहू जोर जोर से रोने की नौटंकी करने लगती है। हाय मेरे बेसन। कोई बात नहीं गुड्डन भाभी, इट्स ओके। बहू बड़ी ही चालाकी से घोटाला करती है। अगली सुबह, बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे, मलाई मार के। अभी थोड़ी देर पहले ही तो ससुर जी को चाय दिया है। ये दिन भर में 10 कप चाय बनकर पूरे घर में गैस के गोले छोड़ते रहते हैं। लागत है बुढ़ऊ का इलाज करे पड़ी। बहू किचन की सारी चीनी छुपाकर नया घोटाला करती है और ससुर को फीकी चाय बना कर लाती है। ये लीजिए ससुर जी चाय। ससुर जी चाय की एक घूंट पीते ही उसे थूक देते हैं। मम्मी जी, रणवीर जी, ननद जी, जल्दी आइए। क्या हुआ गुड्डन, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी देखिए, हमने ससुर जी के लिए दूध, पत्ती, गैस और मेहनत पसीना लगाकर चाय बनाई और उन्होंने चाय को जमीन पर फेंक दिया। ओहो गुड्डन, एक घूंट चाय ही तो थी। एक घूंट चाय की कीमत तुम क्या जानो रणवीर बाबू। इसे बनाने में गैस, चाय पत्ती, मेहनत, पसीना लगा है। बस एक चीनी के लिए ससुर जी ने इसे फेंक दिया। So what? It's not the big deal भाभी। It is a big deal ननद जी, because अन्नपूर्णा देवी going, गुस्सा होइंग।
गुड्डन ना सिर्फ चाय में चीनी का घोटाला करती है, बल्कि अपनी चालाकी से अपनी ससुराल वालों को अपनी बात का यकीन दिला देती है। वेरी गुड गुड्डन, बस ऐसे ही घोटाला करती जाओ, कैसे मेरे टेढ़े ससुराल वाले सीधे होते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। फिर एक दिन गुड्डन अपने पति रणवीर से कहती है, रणवीर जी, हमारी शादी को 2 महीना हो गया है, मगर आप अभी तक हमको एक मूवी भी नहीं दिखाए, ना शॉपिंग कराए। हमको शॉपिंग कराने ले चलिए। गुड्डन, अभी तो तुम्हारे पास इतनी सारी नई नई साड़ियां हैं, फिर क्यों फिजूल खर्चा करना चाहती हो? और घर में इतनी बड़ी एलसीडी लगी तो है, इस पर देख लो मूवी। कैसे लाला लोगों के घर में फंस गई है तू गुड्डन? जो अपने लिए कुछ खरीदना हो तो फट से जेब से पैसे निकलते हैं और गुड्डन की बारी में ठेंगा दिखा रहे हैं। अब तुम देखो पतिदेव, कैसे हम तुम्हारे साथ घोटाला करते हैं। रात को रणवीर के सो जाने के बाद गुड्डन कैंची से उसकी पैंट की जेब कुतर देती है और पर्स छुपा कर रख देती है। अगली सुबह, गुड्डन, तुमने मेरा पर्स देखा क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। ये सुनकर गुड्डन अपनी चालाकी दिखाते हुए सर पकड़कर रोना पीटना शुरू कर देती है। हे राम जी, पता नहीं कौन चोर हमरे घर में घोटाला कर दिया। राम राम। अरे अरे, क्या हो गया बहू? ये तू भोजपुरी में खिटपिट क्यों किए जा रही है? मम्मी जी, रणवीर जी के साथ घोटाला हुई गवा। एक तो हमरे पति का पर्सवा चोरी हो गया और हमको रोने भी नहीं देते। भाभी क्यों पूरे घर को सुबह सुबह मछली बाजार बना रखा है? मम्मी, मुझे तो लग रहा है इस घोटाले में भाभी का हाथ है, क्योंकि ये जो इतनी भोली दिखती है ना, ये है नहीं। अरे हम अपने ही घर में क्यों घोटाला करेंगे? चुप हो जाओ सभी। काश कि मैं गुड्डन को मूवी दिखा लाता तो इतना अफसोस ना होता कि पैसे चले गए। सब कुछ शांत हो जाता है, मगर गुड्डन गुस्से में काव्या के कमरे के बाहर तेल फैला देती है। बहुत बड़बड़ कर रही थी ना, अब जैसे बाहर निकलेगी तो फिसल कर गिर जाएगी ननद जी। थोड़ी देर में काव्या बाहर आती है और फिसल कर गिर जाती है। तभी घर वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। आउच, मेरा पैर। कितनी बार कहा है ना तुझे कि गीले बालों में नहा धोकर इधर उधर मत घुमा कर, मगर नहीं, तुझे तो आत्मा की तरह भटकने की आदत है। गिर गई ना? मम्मी, यहाँ पर कुछ गिरा हुआ था, सच्ची। तभी सबकी नजर फर्श पर गिरे तेल और गुड्डन के हाथों में लगे तेल की चिपचिपाहट पड़ जाती है, जिससे बहू का घोटाला ससुराल वालों के सामने आ जाता है। इसका मतलब मेरी बेटी काव्या बिल्कुल सही कह रही थी। ये सारा घोटाला गुड्डन बहू तू कर रही थी। तुझे तो लगता है कि गांव की बहू बहुत भोली भाली होती है, मगर तू तो बड़ी चालू चीज है। हाँ, तो गुड्डन क्या करती? आप लोग सारा दिन मुझ बेचारी बहू से काम करवाते थे और खुद अकेले अकेले मटर गश्ती मार कर आ जाते थे। और मेरी बारी पर काम काम काम। कोई गुड्डन चाय बना दो तो गुड्डन खाना बना दो, कपड़े घिस दो, बर्तन घिस दो। कि यही कराने के लिए लाए थे हमें? इसलिए हम भी गुस्से में घोटाला कर बैठे। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे तुझे समझना चाहिए था। हमें भी माफ कर दो भाभी। सभी को गुड्डन के गुस्से के पीछे की परेशानी समझ में आती है और वो उसे माफी मांगते हैं और सभी अब उसे समझने लगते हैं। और उस दिन के बाद फिर कभी घर में कोई घोटाला नहीं होता। मोहित अपनी माँ सुषमा के साथ एक बड़े शहर में रहता था। अब मोहित के काम की गर्मियों की छुट्टियां थी। मोहित बेटा, तेरे पूरे 1 महीने की छुट्टियां हैं, तो तूने इन छुट्टियों में क्या प्लान किया हुआ है? कुछ नहीं माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये छुट्टियाँ सोकर बिता दूं। चुप कर, हमेशा मजाक। अरे माँ, सच बताऊं तो मेरा इन छुट्टियों में गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ करने का मन है जो गरीब कभी नहीं कर पाते। आप समझ रही हो ना? तू और तेरी ये गरीबों के लिए भावनाएं बस तू ही जानता है। अच्छा समाज सुधारक, अब ये सब बातें छोड़। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी छुट्टियों को बिताने तेरी नानी के घर चलें। अरे नहीं माँ। सुन तो सही, तेरी नानी का गांव बहुत पुराना और गरीब है, तो तू वहीं पर गरीब लोगों के लिए कुछ कर देना। अपनी माँ की बात सुनकर मोहित अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने को तैयार हो गया। फिर क्या था, जल्दी जल्दी दोनों ने रात में ही पैकिंग की और सुबह वो दोनों ट्रेन से गाँव की तरफ निकल गए। गांव पहुंचकर मोहित बहुत हैरान और खुश था, क्योंकि वहां पर उसे बहुत सी पुरानी चीजें जैसे भूसे की झोपड़ियां, मिट्टी के बर्तन, कुआं और भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। माँ, यहाँ आकर तो लग रहा है जैसे मैं पुराने समय में आ गया हूँ। मैंने बोला था ना कि तुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन नानी माँ का घर कहाँ है? बस आने ही वाला है। चलते चलते दोनों माँ बेटा अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मोहित ने अपनी नानी के घर बहुत मजे किए और उसने पूरा गांव भी देखा। इस तरह से 2-4 दिन बीत गए और आज भी मोहित घूमने के लिए ही निकला हुआ था कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे जल्दी ही कोई जगह ढूंढनी चाहिए।
मोहित ने एक पक्के घर का छप्पर देखा और बारिश से बचने के लिए वो उसके नीचे खड़ा हो गया। लेकिन वहाँ खड़े होकर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो बहुत ही हैरान था। वहाँ बारिश होते ही छोटे से लेकर बड़े सभी घरों से निकल आए और बारिश का मजा लेने लगे। अरे लड़के, तू यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? ऊपर से इंद्र जी की कृपा बरस रही है, आकर इसका मजा तो ले। हाँ जी नहीं, वो सभी लोग मोहित को ही निहार रहे थे। सभी के चेहरे पर बारिश की इतनी हंसी को देखकर मोहित भी उसी वर्षा में कूद पड़ा। अरे ऐसे बरसात का मजा तो कभी कभार ही मिलता है, इसीलिए दिल खोल कर भीग लेना चाहिए। सभी के साथ बारिश में भीगकर मोहित को बहुत मजा आया। जब बारिश रुक गई तो मोहित भीगा हुआ ही घर जाने लगा, लेकिन उसे अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि सभी सड़क पर इसी तरह भीगे हुए ही थे। ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुशियां भी बस गरीब ही ढूंढते हैं। मोहित चलता चलता चला जा रहा था कि तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो बारिश के बाद सड़क पर भरे हुए पानी में डुबकियां लगा रहे थे। अरे बच्चों, ऐसा मत करो, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। अरे भैया कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो क्या तुम हमेशा ही ऐसा करते हो? अगर तुम्हें तैरना इतना ही पसंद है तो तुम स्विमिंग पूल में क्यों नहीं तैरते हो? अब ये स्विमिंग पूल क्या होता है? बच्चे की बात को सुनकर मोहित हैरान हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में कमाल के आइडिया ने जन्म लिया। मोहित ने घर जाकर अपने कपड़े बदले और थोड़े पैसे लेकर वापस बाहर की तरफ भागा। अरे बेटा, खाना खा ले। माँ, आज मेरा हिस्सा आप ही खा लो। अरे सुन तो सही, ये लड़का भी ना। मोहित बहुत जल्दी में घर से भाग आया और बाहर आकर कोई जगह ढूंढने लगा। मुझे समझ आ गया है कि मुझे गरीबों के लिए क्या करना है। ये शायद थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन जो चीज़ लोगों को खुशी दे, मैं बस कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मोहित ऐसे ही खुद से बातें करता हुआ एक जंगल तक पहुंच गया। वो जंगल अंदर को बहुत गहरा सा था, लेकिन जंगल के बाहर एक बहुत बड़ी खाली जगह थी जिसमें एक सूखा हुआ बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। लेकिन समझ नहीं आता, इस गांव के लोग तो स्विमिंग पूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ इतना बड़ा पुल कैसे? देखने से तो ये भी काफी पुराना लगता है। इसे थोड़ी सी रिपेयरिंग और टचअप की जरूरत है। इसके बाद ये बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ का भी बच्चा बच्चा जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के बारे में जान पाएगा। मोहित ने शहर से टीम बुला ली और उन्होंने मिलकर उस पुराने विशाल स्विमिंग पूल को एकदम नए और चमचमाते हुए पूल में बदल डाला। आप सभी का शुक्रिया। पूल तैयार होते ही मोहित ने लोगों में उसके प्रचार ले लिए। एडवर्टाइजमेंट पेपर्स बांट दिए। उन्हें देखकर बहुत सारे लोग उसके पूल पर आए। अरे वाह, बिल्कुल शीशे जैसा पानी है। ये क्या चीज है? ये स्विमिंग पूल है। अब क्या आप बस इसे देखते ही रहोगे? जाइए, जाकर इसके मजे लो। सभी मोहित के स्विमिंग पूल से बहुत खुश थे, लेकिन उस स्विमिंग पूल में एक जादू था। जो कोई भी इंसान उसके अंदर कूदता तो वो इतना छोटा हो जाता कि आंखों से देखने पर भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग भी उस पूल में नहा सकते थे। इसी तरह बस 2-4 दिन में ही अब मोहित का स्विमिंग पूल पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। वो उसमें लोगों को नहलाने के पैसे भी नहीं लेता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि एक दिन मोहित रात के समय पूल के पास गया। ये सब क्या है? पूरे पूल का पानी रंगीन हो रहा था और लाइट की तरह चमक रहा था। ये सब क्या है? मेरी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जब लोग इस पुल में कूदते हैं तो वो खुद ब खुद ही छोटे हो जाते हैं और निकलते ही फिर से अपने आकार में आ जाते हैं। और अब ये लाइट, इस पुल का कोई तो राज है। मोहित खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलटकर देखा तो वहां पर एक आदमी था। कौन हो तुम? इस पुल का मालिक। क्या बकवास है, इसका मालिक मैं हूँ। जानता हूँ, अब इस पुल के असली मालिक तुम ही हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे भला तुम्हारे बारे में कैसे पता होगा? सही कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस गांव में सुधार करना चाहता था। बस तुम में और मुझ में फर्क इतना है कि तुम यहाँ के नहीं हो और मैं यहीं पर पला बढ़ा था। तो क्या हुआ? मैं इस जगह में पूल बनवा रहा था। मैं चाहता था कि यहाँ का बच्चा बच्चा स्विमिंग सीखे और इस फील्ड में अपना नाम करे। लेकिन एक दिन कुछ गुंडे आ गए और जैसे ही उन्हें मेरे इस प्लान का पता चला, उन्होंने मुझे बेरहमी से मार डाला और मेरे सारे पैसे भी चुरा कर ले गए। मोहित उसकी आवाज सुनकर चुप हो गया। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रहने की वजह से मेरी आत्मा इसी पूल के पास भटकने लगी। तुमने मेरे इस सपने को नई जिंदगी दी है, इसीलिए खुश होकर मैंने इस पूल को जादुई पूल में बदल दिया। अब चाहे इसके अंदर सारे शहर के लोग ही क्यों ना आ जाए, मेरे जादू की मदद से वो लोग पानी से टकराते ही छोटे हो जाएंगे
और पूल उनके साइज के हिसाब से बहुत बड़ा। अब तुमको समझे? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अच्छी बात है। ये रंग देख रहे हो, ये इस पानी में मेरी यादों और लोगों की खुशियों के रंग हैं। मोहित ने गर्दन हिलाई और जैसे ही उसने सर उठाकर देखा तो निशांत गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से मोहित ने उस पूल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।